हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हम कर रहे हैं बेटा इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड और चैप्टर का नाम है पीपल एज ए रिसोर्स। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, आज हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। हमें शुरू करना है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है वहाँ से हम शुरू करेंगे। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन, जो पॉपुलेशन की क्वालिटी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेट बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लोगों की हेल्थ के ऊपर कि वो पूरी लाइफ में कितना, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा क्या है। एंड स्किल फॉर्मेशन, और उनकी स्किल यानी कि कौशल क्या है, एक्वायरिंग बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी या कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए जो पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है वही डिसाइड करती है कि उसका ग्रोथ रेट क्या होगा, यानी कि कितनी उसके अंदर डेवलपमेंट होंगी। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर ए लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं और बीमार रहते हैं तो किसी भी अर्थव्यवस्था के ऊपर वो बोझ बन जाते हैं। इसके उल्टा जो लोग पढ़े लिखे और हेल्दी होते हैं वो किसी भी देश के लिए संपत्ति बन जाते हैं। नंबर 1 है एजुकेशन। स्कल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर्न हिम द फ्रूट इन द लेटर ईयर इन टर्म ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। स्कल ने अपने जीवन के शुरू के सालों में जो शिक्षा के ऊपर लगाया तो उसको जो है फ्यूचर में फ्रूट यानी कि उसको जो फ्यूचर में रिटर्न मिला वो नौकरी और उसके अच्छी सैलरी के रूप में मिला। वीसा एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट ऑफ द ग्रोथ ऑफ स्कल। हमने देखा कि उसके लिए जो लाइफ है उसके में आगे बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट था। इट ओपन न्यू होरिजन फॉर हिम, उसके लिए नए नए रास्ते खुल गए। उनकी एक तरह से मानो जैसे उसके नए क्षितिज खोल दिए हों, आकाश खुल गए हों कि वो कहाँ अपनी उड़ान को भरे। उसकी जो एस्पिरेशन है और उनके जो डेवलप्ड है लाइफ के जो वैल्यूज़ हैं वो सारे उसमें डेवलप होना शुरू हो गए। नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टुवार्ड द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। सकल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए ही एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इंक्रीजिंग इट इनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस। और जो हमारी नेशनल इनकम है यानी राष्ट्रीय आय और कल्चरल रिचनेस यानी कि सांस्कृतिक समृद्धि है, उसके अंदर भी ये क्या करती है, इसको बढ़ाती है। और जो गवर्नेंस यानी प्रशासन करने की कार्य क्षमता हमारी एफिशिएंसी उसको भी इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है। देयर इज ए प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स। एलिमेंट्री एजुकेशन होता है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को सभी की पहुंच में बनाना, धारण और गुणवत्ता उसके अंदर लाना और स्पेशली जो है गर्ल्स के ऊपर फोकस करना, ऐसा प्रोविजन किया गया है। इसके लिए देयर इज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय, और इसके लिए इसी काम में स्पीड लाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। वोकेशनल स्ट्रीम हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल। जो हाई स्कूल करने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नॉलेज और स्किल होता है उसी के डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल स्ट्रीम्स की बहुत सारी क्यूब यानी कि शाखाएं खोली गई हैं व्यावसायिक शिक्षा के लिए। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन, जो एजुकेशन के ऊपर इंक्रीज है, मतलब कितना पैसा खर्च किया जाता है, 151 करोड़ था जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसके अंदर। उसके बाद ये जो है 3766.90 ये हो गया हमारी 11th जो यानी कि पंचवर्षीय 11वीं पंचवर्षीय योजना में, उसमें इतना इसको बढ़ा दिया गया। अब जो ये एक्सपेंडिचर है, जो टोटल एक्सपेंडिचर यानी एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा होता है वो 1951 और 2 में जो हमारा होता था वो जीडीपी का टोटल 0.64% होता था, जबकि ये 2015-16 तक आते आते 3% हो चुका है। यानी जितना भी हमारा जीडीपी है हम उसके साथ क्या है कि उसका जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय पर यानी कि जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो सिर्फ जीडीपी का 0.64 यानी कि 1% से भी कम खर्चा हम करते थे, जबकि 15-16 तक आते आते ये 3% हो चुका है। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट document of Union State Government, Reserve Bank of India, the expenditure of education and percentage of GDP has declined to
to 7% in 2018 द लिटरेसी रेट। अब कहता है कि जो ये इस तरह का बजट जो तैयार किया गया था, इसके बाद कुछ आने वाले सालों में इसके अंदर कमी भी आई है, जो घट करके बीच में कितना 2.7% हो गया था। और उसके बाद द लिटरेसी रेट, जो लिटरेसी रेट है उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट भी हुआ है। लिटरेसी रेट के अंदर क्या इंक्रीमेंट हुआ है? लिटरेसी रेट जो है हमारा 1951 में सबसे पहला जो हमारा लिटरेसी रेट काउंट किया गया था वो 18% था। उसके बाद जो लास्ट हमारा सेंसस, जब भी हमारी जनगणना होती है तो उस समय पर ये सारी चीज़ें हमारे सामने नया डाटा आ जाता है। तो हमारी लास्ट जो सेंसस यानी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो 10-11 के अकॉर्डिंग ये बढ़ करके लिटरेसी यानी साक्षरता दर बढ़ करके 74% हो चुकी है। लिटरेसी इज नॉट ओनली ए राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड एंजॉय देयर राइट प्रॉपरली। लिटरेसी सिर्फ एक हमारा साक्षरता अधिकार नहीं है, बल्कि इसी के जरिए तो हम अपनी जो ड्यूटीज़ होती हैं या जो हमारे राइट होते हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। हाउएवर ए वास्ट डिफरेंस इज नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जबकि हमने देखा कि पॉपुलेशन के अलग अलग सेक्शन में ये बहुत ही अलग अलग है कि किसी को बहुत ज़्यादा एजुकेशन, किसी को बहुत कम, या मेल फीमेल के अकॉर्डिंग हम देखें। लिटरेसी among male in nearly 16.6 हायर देन फीमेल। जो लिटरेसी रेट है मेल का वो फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इट इज़ अबाउट 16.1 हायर इन अर्बन एरिया एज कम्पेयर्ड इन रूरल एरिया। और इसी तरह से जो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र है वो ज़्यादा आगे हैं बजाय किसके? रूरल एरिया के। इन 2011 लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला। यहाँ बार बार हम 2011 ले रहे हैं क्योंकि हमारी लास्ट जो सेंसस हुई है, जनगणना हुई है, ये उसी के अकॉर्डिंग डाटा है। अब कोरोना के कारण इसको आगे के लिए टाल दिया गया है, अदरवाइज तो ये हर 10 ईयर में होती है, जो कि 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो 2011 के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग केरला का 94%, बिहार में 62% जो लिटरेसी रेट है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.4 lakhs इन 2015-16। और प्राइमरी जो स्कूल सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी खर्चा किया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया है। बावजूद उसके हमारा इतना एक्सपेंशन स्कूलों का करने के बाद भी बहुत, और जो हमारी जो एजुकेशन है वो ख़राब क्वालिटी की या बेहतर क्वालिटी की नहीं है, जिसके कारण हमारा जो स्कूलिंग, जो बच्चे स्कूल आते हैं और उनका जो ड्रॉप आउट यानी कि बीच में स्कूल छोड़ देते हैं वो रेशो काफ़ी बढ़ा हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर बाय 2010। और अब जो एक सर्व शिक्षा अभियान सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षा के लिए चलाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक यानी एलिमेंट्री एजुकेशन देना जरूरी है 2010 तक। और इसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले आगे आती है और उसकी साथ पार्टनरशिप में स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी यानी समुदायों का भी साथ में, सभी का एक ही गोल होता है कि सभी बच्चों की जो पहुंच है, सार्वभौमिक सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देने का लक्ष्य है। Along with it, bridge course and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए गए हैं जिससे बच्चों को स्कूल की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, जिसमें से ब्रिज कोर्सेज या स्कूल लोटस शिविर, इस तरह के जो शिविर या कैंप्स हैं वो लगाए जाते हैं। Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutrition status. जो दोपहर में खाना बच्चों को मिलता है तो वो भी इसीलिए मिड डे मील स्कीम जो शुरू की गई है ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जा सके, उनके पोषण का, और उनको अट्रैक्ट किया जा सके स्कूल की तरफ। देश पॉलिसी कुड ऐड टू लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और इस पॉलिसी की हमें पॉजिटिव परिणाम देखने को मिले हैं, जहाँ पॉपुलेशन जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी बड़ा है। द 12th प्लान endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 year to 25 to 2 by 2017-18। ये कहता है कि जो 12वां हमारा पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ा करके हायर एजुकेशन में 18 to 23 ईयर के बच्चों में, जो अभी फिलहाल कहता है कि 17-18 में चल रहा है 25.2%, हमारा टारगेट है 2020-21 में उसको बढ़ा करके 30% तक लेकर जाना हायर एजुकेशन में बच्चों के एनरोलमेंट को।
द स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एसेस क्वालिटी, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, और इसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है कि वो सभी की पहुंच में सारी चीज़ें हों, क्वालिटी यानी गुणवत्ता भी मिले, और स्टेट का जो करिकुलम यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो अडॉप्ट करें, उसके अंदर चेंजेस करें। वोकेशनलाइजेशन यानी कि व्यवसायीकरण के जितने भी कोर्सेज होते हैं उनको और बढ़ाया जाए, और नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक तरह का नेटवर्क तैयार किया जाए, पूरा बेस दिया जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में या सेक्टर में। द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। इस प्लान ने डिस्टेंट एजुकेशन यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा जिसको कहा जाता है, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनके ऊपर भी अपना फोकस किया है। ओवर द पास्ट 50 years there has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specialized areas। हमारे पिछले 50 दशकों में अगर हम देखें, 50 सालों में अगर हम देखें तो हमारा जो एजुकेशन का यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं वो काफ़ी बढ़े हैं। लेट अस रीड टू द टेबल। एक टेबल आपको दे रखा है, उसके अंदर आपका पूरा बायोडाटा आपको बताएगा कि 1951 से लेकर 2015-16 में कितने कॉलेज स्कूल और कितने रिक्रूटमेंट की गई, यानी कि कितने टीचर्स आए, कितने स्टूडेंट आए। नाउ लेट अस डिस्कस हेल्थ। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हेल्थ को लेकर है। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कोई भी फर्म होती है वो अपने लाभ को मैक्सिमाइज यानी प्रॉफिट को करना चाहती है। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज ए हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। अब क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देगा जो खराब स्वास्थ्य के कारण, जो उसके जो स्वस्थ श्रमिक हैं उनके बराबर काम नहीं कर पाता है। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जो हेल्थ यानी स्वास्थ्य होता है वो क्या करता है कि लोगों को अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए और अपने अकॉर्डिंग, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए उसको प्रेरित करता, ताकत देता है। एन अनहेल्दी पर्सन एंड he or she will not be able to maximize her output to the overall growth of the organization। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा का पूरा फोकस नहीं कर पाता है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस ऑफ रिलीजिंग वंस वेलबींग। बल्कि जो हेल्थ होता है वो क्या होता है, एक आधार होता है किसी के भी अपने खुद के कल्याण के लिए। यानी कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अपना जो आउटपुट या पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कार्य है वो बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। हैंसफोर्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार किसी भी कंट्री का जो प्रायोरिटी होती है वो लोगों का स्वास्थ्य होता है। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम टू इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद ए स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज बनी हैं जिसमें कि खास करके जो अल्प सुविधा, जिनके पास सुविधा कम नहीं, उस सेक्शन को लेकर लोगों की हेल्थ को, उनके परिवार कल्याण को और उनके पोषण स्तर को देखते हुए। ओवर द लास्ट 5 decades, पिछले 50 सालों में इंडिया हैज़ बिल्ट अप ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने काफ़ी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। एंड हैज़ डेवलप मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर। और तीनों ही सेक्टर में हमने डेवलपमेंट किया है और दोनों ही स्तर पर, यानी कि हमने प्राइवेटली भी और गवर्नमेंट दोनों ही जनशक्ति का निर्माण करने में सफल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कहता है देयर आर मैनी। अब इसके बावजूद हमने एक तरफ तो पढ़ लिया कि हमने अपनी हेल्थ को बढ़ाया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें अच्छी कोशिश की है जो लोगों का स्वास्थ्य है उसके प्रति। देयर आर मैनी प्लेस इन इंडिया, बावजूद उसके बहुत सारे ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ पर ये बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती हैं। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज। पूरी कंट्री की अगर हम बात करें तो 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज हैं। जस्ट 4 स्टेट, सिर्फ 4 ऐसे स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज, सबसे ज़्यादा ये कॉलेज हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये इन्हीं स्टेट में सबसे ज़्यादा यहीं पर जो कॉलेजेस हैं जहां बच्चे इस तरह की एजुकेशन लेते हैं। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के ऊपर देखेंगे।
सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर, यानी कि वो घर के काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है और अपने हस्बैंड का हाथ बटाती है खेतों के अंदर। सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग, अपने जो सकल के भाई बहन हैं वो अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं खेलने में, घूमने में। कैन यू कॉल सीता और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड, क्या तुम कह सकते हो कि शीला, जीतू, सीतू सारे बेरोजगार हैं? देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए कि बेरोजगारी होती क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु वर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहा जाता है जब जो लोग काम करना चाहते हैं, जो भी वेजेस यानी कि उस समय पर जो वेजेस चल रहे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसको काम नहीं मिलता। जो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड, लेकिन शीला तो अपने घर के कामों के अलावा बाहर काम करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो इस तरह से हम शीला को तो कह ही नहीं सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि बेरोजगार है। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन। अब ये दोनों भी बच्चे हैं तो इसलिए इनको वर्कफोर्स, जो काम करने वाली कार्यरत पॉपुलेशन, उसके अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से नाइदर जीतू, सीतू और शीला, इनको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59। जो काम करने वाली हमारी जो एज होती है वो 15 से 59 ईयर की होती है। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकल मदर शीला वर्क फॉर देयर फैमिली, वो अपने घर के लिए काम करती है। शी इज नॉट विलिंग, अब देखो हमने डेफिनेशन में विलिंग वर्ड पढ़ा था, अब जो काम करना चाहता ही नहीं है तो हम उसको अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार नहीं कहेंगे। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स, हालांकि स्टोरी में जिक्र नहीं था, फिर भी हम उसको मानकर चले तो उसका एज कितना होगा, 59 से अबव, तो हम उसको भी जो है वर्कफोर्स यानी कि अनएम्प्लॉयड में उसको काउंट नहीं करेंगे कि वो बेरोजगार है। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, दोनों में यानी गांव और शहरों में मिलता है हमारा बेरोजगारी, और दोनों में अलग अलग तरह की होती है। इन केस ऑफ रूरल एरिया तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे सीजनल और डिसयूज्ड यानी कि मौसमी और छिपी बेरोजगारी, जबकि अर्बन एरिया में कौन सी मिलेगी आपको, एजुकेटेड यानी जो शिक्षित बेरोजगारी है वो आपको देखने को मिलेगी। Seasonal unemployment happens when people are not able to find job during some month of the year. मौसमी बेरोजगारी वो होती है जब साल के कुछ महीनों के अंदर आपको काम नहीं मिलता है। पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। दे आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन शोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशरिंग इज डन। कुछ महीने होते हैं साल के जहाँ पर जैसे कि बुआई होती है, कटाई होती है और थ्रेशरिंग, इस तरह के काम किए जाते हैं, तो उसको बाकी के जो मंथ होते हैं उनको काम नहीं मिलता है। सर्टेन मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क, जो इसके बाद जो टाइम बच जाता है उसमें साल के कुछ महीनों में उनके पास काम नहीं रहता है। इन केस ऑफ डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं छिपी बेरोजगारी क्या होती है। लोग लगते तो हैं, पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड, की वो काम कर रहे हैं। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट, वो अपने एग्रीकल्चरल प्लॉट यानी कि जो उनके पास जमीन होती है उसके ऊपर खेती बाड़ी यानी कि काम करते हैं। दे यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेंबर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सभी लोग इस तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे होते हैं, सभी लोग इस तरह की एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में लगे होते हैं। सपोज एक एग्जांपल है, द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल, किसी काम के लिए हमें 5 लोगों की जरूरत है, उसमें लगे हैं 8 लोग, तो 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएंगे जो प्लॉट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। तो जो 5 लोग काम कर रहे हैं और उसके साथ 3 और मिले हुए हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर हम वहां से 3 लोगों को रिमूव कर दें, हटा दें, तो टोटल प्रोडक्टिविटी जो होगी खेत की, वो फील्ड की, उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार जो बाकी 3 लोग हैं वो हमें क्या दिखाते हैं कि छिपी बेरोजगारी है। इन केस ऑफ अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम ए कॉमन फोनामेन, और शहरों के अंदर पढ़े लिखे बेरोजगारी कॉमन यानी कि आम घटना है। बहुत सारे लोग जो मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के
बाद भी उनको जॉब नहीं मिलता है। स्टडी शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेशन। और एक स्टडी के अध्ययन के दौरान ये पता चला है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन युवक ज़्यादा होते हैं, या जो वर्क फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है बजाय कि जो मैट्रिकुलेशन होते हैं उनकी बजाय। ए पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरी। पैराडॉक्सल का मतलब विरोधाभासी। एक हमारे सामने ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी जो कैटेगरी है वहां पर तो हम देखते हैं कि मैन पावर की कमी है, जबकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां मैन पावर सरप्लस है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं जिन्होंने टेक्निकली क्वालिफिकेशन ले रखा है, और दूसरी तरफ वाइल देयर इज ए डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो टेक्निकल स्किल होना चाहिए उसकी कमी है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा मैन पावर रिसोर्स है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के कारण है वो वेस्ट होता है, व्यर्थ होता है। पीपुल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। जो किसी कंट्री के लिए एसेट यानी संपत्ति हो सकते थे वो बोझ बन जाते हैं। देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। जो यूथ है हमारे उनके अंदर जो है निराशा और नाउम्मीदी भर जाती है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो कि अपनी फैमिली को सहायता कर सके। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीज ए ग्रेट सोशल वेस्ट। और पढ़े लिखे लोगों को जब कोई अपनी इस तरह से काम नहीं मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा सोशल वेस्टेज, सामाजिक अपव्यय होता है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी ओवरलोड होता है। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट यानी आश्रित बहुत ज्यादा हो जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड। इससे जो सोसाइटी की जो क्वालिटी लाइफ है उसके ऊपर इंडिविजुअल भी और पूरी सोसाइटी के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। व्हेन फैमिली हैव टू लिव ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस। और जो फैमिली होती हैं वो मुश्किल से अपना जो जीवन निर्वाह का स्तर उसके ऊपर आ जाती है, उनका हेल्थ स्टेटस घट जाता है और स्कूल भी वो विड्रॉ कर देते हैं, स्कूल भी कंटिन्यू नहीं रखते हैं। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था मंदी में जाएगी और हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका वेस्ट हो जाएगा। जहाँ हम उनको गेनफुल उसको लाभ के लिए जहाँ ले सकते थे वो भी नहीं होगा। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज ए लायबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगेन दोबारा से वही बात है कि वो जिम्मेदारी क्या बोझ बन जाते हैं किसी अर्थव्यवस्था के लिए। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। हमने इंडिया में भी देखा है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की दर काफी कम है। हमारे बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी इनकम में और लो प्रोडक्टिविटी में काम कर रहे होते हैं। क्यों? वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते क्योंकि उनको इस तरह का कोई काम मिलता ही नहीं है। दे वर्क दैट दे आर परस्यूइंग। ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर जो काम है वो थोप दिया गया है और उनको वो काम करना पड़ रहा है, वो अपनी पसंद का काम नहीं करते हैं। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। अब जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं वो बेकार नहीं बैठ सकते हैं। दे टेंड टू एंगेज इन एन एक्टिविटी। वो किसी भी काम में अपने आप को एंगेज रखते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। ये देखे बगैर कि वो कितना कमा रहे हैं। देयर अर्निंग कीप देम ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल। क्योंकि अपनी इसी अर्निंग से वो अपना जीवन निर्वाह यानी गुजारा काम चलाएंगे, अपनी फैमिली का काम चलाएंगे। Moreover, the unemployment structure is characterized by the self-employment at the primary sector. इसके अलावा जो खुद के काम होते हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी मायने रखते हैं। The whole family contribute in the field even though not everybody is really needed. सभी लोग काम कर रहे हैं जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है खेतों के अंदर। So there is disguised unemployment, जो हमने देखा कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, जो छिपी बेरोजगारी दिखाता है। But the entire family shared what has been produced. लेकिन सभी उसका प्रोडक्शन का जो शेयर करते हैं, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं।
This concept of sharing of work in the field and the produce reduce the hardship of unemployment in the rural area. इस तरह से जब वो शेयरिंग कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ जो डिफिकल्टी हो कम हो जाती हैं. बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली. लेकिन इससे परिवार के लोगों की गरीबी तो दूर नहीं होती है. ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब. और इस तरह से बहुत सारे लोग काम की तलाश में गाँव छोड़कर शहरों की ओर निकल पड़ते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर. अब हम देखते हैं कि तीनों सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है वो एम्प्लॉयमेंट का रोजगार का जो परिदृश्य आदर्श है वो कैसा है. एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग यानी सबसे ज्यादा लेबर यहीं पर काम करती है. इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर. क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से जो इसके ऊपर डिपेंड करती है पॉपुलेशन उसमें कुछ कमी आई है. डिस्ग्यूज जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर. सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज मूव टू आइदर द सेकेंडरी और द टर्शरी सेक्टर. इनमें से कुछ लोग जो है या तो सेकेंडरी सेक्टर में चले गए हैं या टर्शरी में. जो सेकेंडरी सेक्टर में लोग गए हैं तो वो किस तरह का काम करते हैं. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे मोटे लेवल के ऊपर जो काम करने वाले होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा अब प्राइमरी के बाद सबसे ज्यादा जो लेबर एब्जॉर्बिंग है. और उसके बाद कहता है कि टर्शरी सेक्टर में भी नई नई तरह की सर्विसेज सामने आ रही हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह की बहुत सारी. अब लास्ट में हम एक छोटे से विलेज की स्टोरी लेते हैं और देखते हैं कि कैसे उस विलेज की स्टोरी ने कैसे जो है एजुकेशन ने या उसका जो है गांव का तस्वीर पूरी बदल के रख दी कि किस तरह लोग पढ़े लिखे हुए उसके बाद उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया गांव का पूरा. देखिए, एक विलेज होता है छोटा सा, उसके अंदर बहुत सारी फैमिली रहती हैं और वो अपनी फैमिली की नीड को पूरा कर लेते हैं. खाना पीना कपड़े सब पूरा कर लेते हैं, अपने बच्चों का एजुकेशन. एक फैमिली जो है डिसाइड करती है कि उसके बेटे को जो है एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर डाला जाएगा. उसको एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है पास के एक सिटी में. और कुछ सालों बाद उसके पास डिग्री होती है एग्रो इंजीनियर की और वापस गांव में आ जाता है. उसके बाद वो कुछ क्रिएटिव वर्क करता है, डिजाइन करता है, प्लो यानी हल को इस तरह से करता है और वो उसका जो ईल्ड जो वीट के अंदर जो प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा होता है. अब जो है इस तरह से देखो एक नया जॉब मिल गया गाँव के अंदर एग्रो इंजीनियर का. फैमिली जो होती है अब उसकी फैमिली के पास सरप्लस जो प्रोडक्शन होता है वो क्या करते हैं नियर के विलेज में बेच देते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट लेते हैं. अब इससे भी बाकी फैमिली वालों को इंस्पिरेशन मिलती है और वो गांव में एक मीटिंग बुलाते हैं. इस मीटिंग में वो क्या कहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों का बेटर जो फ्यूचर देखना है. इसके लिए वो पंचायत से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कूल को ओपन किया जाए गाँव के अंदर और पंचायत को ये एश्योरेंस देती हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी अपने बच्चों को स्कूल में जरूर भेजेंगे. अब जो पंचायत होती है वो सरकार की मदद से स्कूल ओपन करवाती है. पास के एक शहर से जो है एक टीचर को रिक्रूट यानी कि वहां पर रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती किया जाता है, उसको जॉब दी जाती है. ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्ट गोइंग टू स्कूल. सभी बच्चे स्कूल जाने लगते हैं. आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गिव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग. उसके बाद एक और फैमिली होती है जो अपनी बेटी को टेलरिंग यानी सिलाई के काम में ट्रेनिंग दिलवाता है. तो अब वो कपड़े सिलने का काम करती है. अब जो सभी जो गांव वाले होते हैं उस तरह से उसी से अपने कपड़े सिलवाते हैं और जो उनका जो टाइम होता था कि वो दूर दराज से कपड़े लेकर आते थे या टाइम लगाते थे वो टाइम भी उनका बच जाता है. नेक्स्ट देखिए, अब उनका वो टाइम भी बच जाता है कि जो कपड़े लेकर आते तो और ज्यादा टाइम वो किसके अंदर लगाते हैं अपने फील्ड में खेतों में लगा देते हैं और उनकी ईल्ड यानी कि जो उपज होती है वो ज्यादा हो जाती है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी. ये उनकी समृद्धि की जो शुरुआत है यानी कि प्रोस्पर होने की समृद्धि की एक नई शुरुआत हो जाती है. द फार्मर हैज मोर देन वट दे कुड कंज्यूम. अब लोगों के पास अपने उपभोग से भी ज्यादा जो प्रोडक्शन करते हैं वो ज्यादा होता है और वो उसको नियर के ही जो विलेज के मार्केट में बेच देते हैं. तो इस तरह से जहां इस गांव में कभी शुरुआत में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी वहां पर टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर और ऐसी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं. तो इस तरह से हमने एक सिंपल से गाँव की स्टोरी को रीड किया जिसमें ह्यूमन कैपिटल यानी कि इंसान जो है किस तरह से मानवीय पूंजी बन जाता है और उसकी जो लाइफ है अब वो किस तरह से डेवलप करता है कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इकोनॉमी के साथ एक्टिविटीज करते हुए कैसे अपने गांव को उन्होंने डेवलप बना दिया, विकसित बना दिया. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है बेटा. मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में.